एवरीवन, आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये H2 क्या है, अपना H2 मॉलिक्यूल है ना। मतलब कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, H बॉन्ड H। ठीक है। अब H बॉन्ड H में ये जो बॉन्ड बना हुआ है H H के बीच में, इसको हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है। तो इसको ब्रेक जब हम करेंगे इस बॉन्ड को, ये एच बॉन्ड को हम जब ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको कुछ एनर्जी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 435.8 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी की क्या पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इतनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को देंगे, H2 मॉलिक्यूल को, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने से ये H और ये H प्लस H एटम में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। मतलब कि H2 मॉलिक्यूल ब्रेक होके किस में, H प्लस H एटम में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। जब हम उसको इतनी एनर्जी देंगे तो यही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। मतलब कि 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी 2 एटम के बीच में बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वही हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है। अब इसके हम यूनिट देखें कि अगर बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ गिवन केमिकल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट केमिकल बॉन्ड। ठीक है। मतलब कि किसी भी केमिकल बॉन्ड की अगर बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक पहली कौन सी है, डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है। और दूसरी है हमारी क्या, बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं। अब देखिए इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल में, डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें कि 2 एटम हो, है ना। जैसे कि जो H2 था जो हमने पीछे पढ़ा था, वो क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि H और H से मिलकर बना है। ठीक है। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनमें डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होते हैं, इक्वल होती है। ठीक है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, दोनों डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी बराबर नहीं होती हैं। ठीक है। मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी ये बराबर नहीं होते हैं। किसके केस में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि जो एटम्स हैं वो 2 से ज़्यादा हों। ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है। जिसमें 2 से ज़्यादा हो, जैसे हमारा हो गया H2O हो गया, CH4 हो गया। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए इनके लिए डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो देखिए डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वही क्या कहलाती है, डिसोसिएशन एनर्जी। किसके केस में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास
H2O है, ठीक है, H2O है। तो इसमें ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिसोसिएशन एनर्जी। फिर ये OH वाला बॉन्ड क्या हो गया, एक पर्टिकुलर बॉन्ड हो गया, तो इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड एनर्जी। तो अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो देखिए इट इज़ द एवरेज of different dissociation energy, it is the average of different dissociation energy for all similar bonds in the molecule, ठीक है। मतलब कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एक एवरेज एनर्जी होती है, कौन सी, डिफरेंट डिसोसिएशन एनर्जी की। कैसे होता है इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है CH4 मॉलिक्यूल है, ये C है और इसमें 4 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन ये, एक ये और एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, ये जो CH4 है तो इसमें से एक एक करके हम क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। मतलब कि एक एक करके हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। पहले हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, फिर इस बॉन्ड को, फिर इस बॉन्ड को, फिर इस बॉन्ड को, ठीक है। तो हम ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब पहले अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये एक हमारा क्या है, CH बॉन्ड, एक ये वाला क्या है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड है। पर्टिकुलर बॉन्ड मतलब कि ये सिर्फ इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो CH4 में से जब हम इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 बचेगा और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हमारे पास अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा, CH3 बचा है ना, ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया। अब हमारे पास ये CH3 बचा है, ठीक है। तो अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को फिर निकालेंगे। तो मान लीजिए हम इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो अब हमको इस वाले बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को क्या करना है, हमको ब्रेक करना है। तो अब इस वाले पर्टिकुलर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे जब, तो हमको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 439 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी की क्या पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये दोनों H क्या हो गए, निकल गए हैं। अब सिर्फ क्या बचा है, ये CH2 बचा है। तो ये CH2 में से फिर एक H को हम निकालेंगे। तो हम इस H को निकालते हैं यहाँ पर, तो हमको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 452 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हमारे पास खाली CH बचा है, तो अब इस हाइड्रोजन को हम निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमको H को, इस H को निकालने के लिए, तो 347 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सभी हाइड्रोजन को एक एक करके निकालने के लिए हमको अलग अलग एनर्जी की क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है। जबकि बॉन्ड तो एक ही जैसा है, CH बॉन्ड ही है, ये भी CH बॉन्ड है, ये भी CH बॉन्ड है, ये भी CH बॉन्ड है और ये भी CH बॉन्ड है। मतलब कि चारों ही CH बॉन्ड हैं, लेकिन एनर्जी अलग अलग क्यों पड़ रही है, ज़रूरत है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया इस कार्बन से, तो अब ये CH3 बचा, ठीक है। पहले जो हाइड्रोजन निकल रहा था वो CH4 में से निकल रहा था। अब CH4 में से ये वाला हाइड्रोजन निकल रहा था, ठीक है। अब ये CH3 बचा है। अब जो सेकेंड हाइड्रोजन निकलेगा वो किससे निकलेगा, CH3 से निकलेगा, है ना। जो सेकेंड हाइड्रोजन निकलेगा वो CH3 से निकलेगा। जो पहला हाइड्रोजन निकल रहा था वो CH4 से निकलना था। जो दूसरा हाइड्रोजन निकल रहा है वो CH3 से निकल रहा है। जो तीसरा हाइड्रोजन निकल रहा है वो CH2 से निकल रहा है। जो चौथा हाइड्रोजन निकल रहा है वो CH से निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर केमिकल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ में केमिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ में क्या हो रहा है कि जो ये कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। पहले ये जब पहले चारों हाइड्रोजन थे तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, जिसमें से ये एक H क्या हो गया, निकल गया। तो अब इस कार्बन में कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बचा है ना। तो मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन भी बदल रहा है,
हर मतलब एक एक H निकलने पर, और साथ में इसका केमिकल इन्वायरमेंट भी क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। इस वजह से ये जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, हर हाइड्रोजन के लिए बदल रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो है हर हाइड्रोजन को निकालने के लिए ये कौन सी एनर्जी हमारी कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। मतलब जो पीछे पढ़ा अपन डिसोसिएशन एनर्जी, ये वो है एक पर्टिकुलर बॉन्ड को, ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ी, ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो ये हमारी क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। पर हमको बॉन्ड एनर्जी निकालना है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, जो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी है। तो एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। ये तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम सभी को प्लस कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 416 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, है ना। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कितना है, 1, डबल बॉन्ड में कितना है, 2, और ट्रिपल बॉन्ड में कितना है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है, तो देखिए कि सिंगल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 83 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 145 किलो कैलोरी पर मोल, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितनी है, 192 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है तो हमारी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। मतलब कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा है, डबल बॉन्ड में तो उससे कम है, और सिंगल बॉन्ड में उससे और कम है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा क्या, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है हमारा क्या, सी एफ सी सी एल सी बी आर और सी आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फ्लोरीन है इसका साइज़ क्या है, छोटा। तो इसका साइज़ छोटा होने से कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। और जैसे जैसे हम यहाँ पर आई के पास पहुँचेंगे तो यहाँ आई का साइज़ क्या है, बड़ा। तो साइज़ बड़ा होने से इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन और आयोडीन के बीच में वो क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। क्यों बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज़ क्या है, बड़ा। जैसे साइज़ बढ़ेगा एटम का तो ये बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसके केस में होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सी आई के केस में होगा, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसके केस में होगा, सी एफ के केस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसके केस में होगी, सी आई के केस में, क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, है ना। और सी एफ के केस में क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पर छोटा बॉन्ड बना हुआ है सी और एफ के बीच में। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ क्या है, छोटा। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, छोटा बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये छोटा बॉन्ड बना हुआ है बॉन्ड लेंथ, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि जो फ्लोरीन के केस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और आयोडीन के केस में बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं एटॉमिक साइज़। तो देखिए एटॉमिक साइज़ में क्या है कि जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्यों कम होगी, तो देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन का साइज़ क्या है, छोटा। तो कार्बन कार्बन का साइज़ छोटा होने से जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और जब बॉन्ड छोटा बनेगा तो छोटे बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, अब जैसे हम यहाँ से टिन की तरफ जाएंगे तो इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा। अब साइज़ बड़ा होने से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा। और बॉन्ड बड़ा बनेगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। या भी हमने ऊपर पढ़ा है ना कि बॉन्ड अगर बड़ा बनेगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड अगर छोटा होगा तो वो मजबूत होगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके केस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन कार्बन की, और बॉन्ड एनर्जी कम किसकी होगी, SN की। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है बॉन्ड एनर्जी को। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 प्रकार के कार्बन लिए हैं, एक sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि sp कार्बन जो है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है, 433 किलो कैलोरी है ना। और जो sp3 कार्बन है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, 347 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 433 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 347 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए जैसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाते हैं तो परसेंट p जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है ना कि जैसे sp से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं तो जो परसेंट p कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। और परसेंट s कैरेक्टर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो देखिए जो p ऑर्बिटल है तो परसेंट p कैरेक्टर जब sp3 में ज़्यादा है तो जो p ऑर्बिटल है वो क्या होता है, बड़ा, और जो s ऑर्बिटल है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो p ऑर्बिटल है ये बड़ा होता है तो ये बड़ा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, चूंकि इसका ऑर्बिटल बड़ा होता है तो ये बड़ा बॉन्ड बनाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जो s ऑर्बिटल है वो क्या है, छोटा है, तो ये कैसा बॉन्ड बनाता है, छोटा बॉन्ड बनाता है। तो जब ये छोटा बॉन्ड बनाता है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर p कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और p कैरेक्टर ज़्यादा होने से चूँकि p ऑर्बिटल बड़ा होता है तो वो बड़ा बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब कि जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, वहीं sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर s कैरेक्टर ज़्यादा होता है और जो कि s ऑर्बिटल छोटा होता है, तो छोटा होने से ये छोटा बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ कम होती है। और बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।